बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी देखेंगे। इसमें जो है वो फॉलोइंग प्रोसेसेस होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, टू सेल स्टेट, मोरूला, ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इस बुक को किससे कवर कर इस टॉपिक को हमने किस बुक से कवर करना है। इस टॉपिक को हमने जो है वो लैंगमैन से कवर करना है मैंने, बिकॉज लैंगमैन में ये बहुत प्रिसाइज लिखा हुआ है और अच्छा लिखा हुआ है। आप उधर से करें तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जी फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट का पहला स्टेज जो है वो फर्टिलाइजेशन। आज हमने पूरा फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, हमें पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन कौन सी साइड पे होती है। आपको पता होना चाहिए कि ये यूट्राइन ट्यूब की जो है वो एम्पुलर रीजन के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होती है, एम्पुलर रीजन। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये वाइडेस्ट पार्ट है, इस वजह से इसके अंदर होती है, और ये जो है वो बहुत क्लोज होता है ओवरी के, इसलिए होती है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो 1% स्पर्म्स जो होते हैं वो सिर्फ वजाइना को रीच करते हैं। वजाइना में 1% ऑफ स्पर्म आते हैं, वो आगे किस में रीच करते हैं, सर्विक्स में। ठीक है, और सर्विक्स में जो है वो स्टे करते हैं फॉर आवर्स। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि अब सर्विक्स से निकलने के बाद इन्होंने जो है वो यूट्राइन ट्यूब में आना है। ठीक है, यूट्राइन ट्यूब यहाँ मस्कुलर कंट्रैक्शंस की वजह से आएंगे, मस्कुलर कंट्रैक्शंस, और उसके अलावा प्रोपल्शन ऑफ यूट्रस, और यूट्रस की या तो प्रोपल्शन की वजह से या यूट्राइन ट्यूब की मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से जो है ये यूट्राइन ट्यूब में आएंगे। उसके बाद इन्होंने जो है वो ओविडक्ट में जाना है। ओविडक्ट में जाना है, वहाँ 30 मिनट्स के लिए उन्होंने स्टे करना है, और वो कहते हैं कि स्लो भी हो सकते हैं एज 6 डेज। मतलब ओविडक्ट को रीच करने में उनको 30 मिनट्स भी लग सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एस्थमस में रीच करना है। ठीक है, एस्थमस में जाके जो स्पर्म होते हैं वो लेस मोटाइल हो जाते हैं। ठीक है, लेस मोटाइल हो जाएंगे तब तक जब तक ओवुलेशन नहीं होती। ओवुलेशन होगी जैसे ही क्या होगा, स्पर्म जो है वो मोटाइल हो जाएंगे, और वो जो है वो मोटाइल किसकी वजह से होते हैं, जो कीमोटेक्टेंट्स किसने रिलीज किए होते हैं, कीमोटेक्टेंट्स आपके कोलुमस सेल्स ने जो जिन्होंने कोलुमस सेल्स जिन्होंने वो ओ साइड को सराउंड किया होता है वो कीमोटेक्टेंट्स रिलीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ये रीच कर जाएंगे एम्पुला, वहाँ जो है फर्टिलाइजेशन होनी होती है, फर्टिलाइजेशन साइट। होप सो आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी बात। अब हम देखते हैं चेंजेस जो आती हैं स्पर्म के अंदर फर्टिलाइज एम्पुला में जाते वक्त, मतलब कि जो साइड में अपनी रीच करते वक्त जो है वो ओ साइड में ऐसे तो नहीं ना एंटर हो जाना, उसमें उसको काफ़ी चेंजेस लेके आनी पड़ती हैं, तो वो हम चेंजेस को डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ये जो दो रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है कैपेसिटेशन और दूसरा है एक्रोसोमल रिएक्शन। सबसे पहले होगा कैपेसिटेशन। ये जो है वो ह्यूमन बींग्स में 7 आवर्स तक रहता है। ठीक है, प्रोसेस 7 आवर्स में। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो स्पर्म की एपिथेलियल इंटरेक्शन होती है म्यूकोजल सरफेस ऑफ यूट्राइन ट्यूब के साथ। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि इसमें क्या फ़ायदा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, और साथ जो है वो कहते हैं सेमिनल प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन होती है ना, ये दोनों रिमूव हो जाती हैं प्लाज्मा प्रोटीन कवरिंग से जो होती है एक्रोसोम को जिसने कवर किया होता है। ठीक है, ये दोनों जो है वो रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि कोरोना सेल्स से आसानी के साथ जो स्पर्म है वो पास कर जाएगा, जैसे कोरोना सेल्स में से आसानी के साथ पास कर जाएगा, और वो अपना नेक्स्ट रिएक्शन शुरू कर देगा जिसको आप एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक्रोसोमल रिएक्शन में आपने याद रखना है कि स्पर्म ने बाइंड करना है जोना पेलुसिडा के साथ। ठीक है, उसके बाद उसने जो है वो जोना प्रोटीन्स ने इसको हेल्प करना है इस काम के लिए, और ये मेरा ख्याल ZP3 प्रोटीन्स होती हैं जो ये हेल्प कर रही होती हैं इस प्रोसेस के अंदर उसको। ठीक है, ZP3 प्रोटीन्स। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अब ये ZP3 प्रोटीन्स जो होती हैं ये डिफरेंट इंजाइम लाइक कंपाउंड्स रिलीज करवाते हैं, जिसमें आपके पास एक्रोसिन आ जाते हैं, ट्रिप्सिन आ जाते हैं, जो एक्रोसोमल रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, कि जो
एक्रोसोमल रिएक्शन है, इसमें वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो स्पर्म की ब्रेक कर देंगे, मतलब जो ओसाइट है उसकी जोना पेलोसुडा को आसानी से पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं डिफरेंट इवेंट्स जो अकर होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट द इवेंट। सबसे पहला है कि पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना सेल्स को उसने जो है वो पेनिट्रेट करना स्पर्म ने। तो उसमें आपने याद रखना है कि अबाउट 200 से 300 मिलियन जो है वो टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है वो डिपॉजिट होते हैं। उसमें से 500 के करीब जो है वो फर्टिलाइजेशन की साइट पे जाते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन की साइट पे, और इनमें से एक ने जो है वो कोरोना सेल्स को पेनिट्रेट करना होता है, ठीक है। और वो भी कौन सा करेगा, जो कैपेसिटेटेड होगा स्पर्म, कैपेसिटेटेड स्पर्म। याद रखिएगा कि स्पर्म अगर जल्दी भी अपना इंटरवल कंप्लीट कर ले, लेकिन जब तक वो कैपेसिटेटेड नहीं होगा वो आगे पास नहीं कर सकता, तो उसको कैपेसिटेशन के लिए 7 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, 7 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं जोना पेलोसुडा, कि जोना पेलोसुडा को कैसे पेनिट्रेट करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने जोना पेलोसुडा को कैसे क्रॉस करना है। अब याद रखिएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन का शेल होता है जो स्पर्म को जिसने कवर किया होता है, ठीक है। अब स्पर्म ने जो है जाके बाइंड करना, सबसे पहले बाइंड टू जोना पेलोसुडा। अब कौन सी प्रोटीन्स रिलीज होंगी, ZP3 प्रोटीन्स रिलीज होंगी। उन्होंने आगे जो है वो इंजाइम्स वगैरह रिलीज करने और एक्रोसोमल रिएक्शन परफॉर्म करना, ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन उन्होंने परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो पेनिट्रेट कर जाना स्पर्म ने, ठीक है, और जैसे ही एक स्पर्म जो है वो टच करेगा सरफेस ऑफ दी ओसाइट को, ठीक है, उसने जो है वो अपनी जो चेंज आ जाएगी जोना पेलोसुडा की कवरिंग में जो है वो चेंज आ जाएगी और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को आल्टर कर लेगी। जोना रिएक्शन होगा, ठीक है, जोना रिएक्शन होगा। इसको जोना रिएक्शन कहते हैं कि जैसे स्पर्म जो है वो टच करेगा वो साइड की सरफेस को जोना रिएक्शन हो जाएगा और जोना पेलोसुडा की कवरिंग में जो है वो चेंज आ जाएगी, ठीक है। और ये कौन सी चीज़ें लेके आती हैं, ये आपके पास कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स लेके आते हैं। अब इस जोना रिएक्शन का क्या फ़ायदा होता है, इसका एक तो फ़ायदा आपके पास ये होगा कि ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा और पेनिट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पर्म्स जो है वो उसको अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ एक ही अलाउ करेगा कि वो पास कर सके, बाकी सारे पीछे रह जाएंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया जोना पेलोसुडा। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन कैसे फ्यूज करती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीग्रिन्स और डिसइंटीग्रिन्स आपस में जो है वो फ्यूज करेंगे। इंटीग्रिन्स जो है वो ओसाइट रिलीज करते हैं, मतलब उनकी सरफेस पे होते हैं, और डिसइंटीग्रेंस उनकी सरफेस पे होती है, उनके दरमियान इंटरेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन होनी है, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हेड की वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन हम इधर टेल और हेड की टेल और नेक की बात कर रहे हैं कि उधर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी फ्यूज़ करेगी किसके साथ, वो आपके ओसाइट के साथ फ्यूज़ करेगी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो स्पर्म है उसने जो है वो हेड और टेल लीव बिहाइंड कर देनी है ओसाइट के साइटोप्लाज्म में, ओनली बॉडी एंटर होगी, ठीक है, और बॉडी ने सिर्फ एंटर होना है उसके अंदर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अब जो आपका दूसरा वो है क्या कहते हैं उसको ओसाइट है, उसने अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसने कंप्लीट करने के बाद किस में चेंज हो जाना है, डेफिनेटिव ओसाइट के अंदर, और उसके जो क्रोमोसोम्स होंगे उन्होंने फीमेल प्रो न्यूक्लियस बना देना, ठीक है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस में डेवलप हो जाना। अब क्या होगा कि अब मेल वाले ने भी मेल प्रो न्यूक्लियस बना देना है, आपके पास मेल प्रो न्यूक्लियस बन जाएगा। अब मेल प्रो न्यूक्लियस और फीमेल प्रो न्यूक्लियस इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इन्होंने जो है वो अपने न्यूक्लियर इन्वेलप लूज़ कर जाने, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो लूज़ हो जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप लूज़ हुए
तो इन्होंने जो है वो अपने प्रोन्यूक्लियस की जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी, मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन करवानी, मतलब एक दूसरे के साथ इन्होंने मिलना है और माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन करवानी है, माइटोटिक स्पिंडल। उसके बाद इन्होंने एक दूसरे से दूर चले जाना है, उसके बाद जो है सेपरेट हो जाना है ऑपोजिट पोल्स पे, उसके बाद डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। अब हम देख लेते हैं कि कुछ फंक्शंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। आप इसको फंक्शंस कह लें या सिग्निफिकेंस कह लें। सबसे पहली है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम का आपको पता लग जाता है कि कैसे डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, मतलब कि कौन सा सेक्स है आपको ये पता लग जाता है। उसके अलावा इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज, मतलब क्लीवेज वगैरह सेल डिवीजन को इसमें स्टार्ट कर दिया। अब हम देख लेते हैं क्लीवेज क्या होती है। क्लीवेज का आपको पता होना चाहिए। अब ये दूसरा स्टेज है, इसमें क्या पहले 2 सेल स्टेज आएगी, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होगी और 4 सेल स्टेज आएगी। अब जो 4 सेल स्टेज का सेल होगा उसको आप ब्लास्टोमियर कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और छोटे छोटे हो रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट हो रहे हैं। उसके बाद 4 सेल स्टेज के बाद आपके पास आएगी 8 सेल स्टेज। अब यहाँ क्लम्प वगैरह की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद आती है 16 सेल स्टेज। इधर जो है वो कंपैक्शन बन रही है, मतलब बॉल ऑफ कंपैक्शन बन रहा है, और एक सेल जो दूसरे के साथ जो है वो गैप जंक्शंस के जरिए जो है वो कम्युनिकेट करेगा। और 16 सेल स्टेज को सेल को आप मरूला कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो मरूला होते हैं उनके अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक होते हैं आउटर सेल्स, एक होते हैं इनर सेल्स, ठीक है। जो आउटर सेल्स होते हैं इन्होंने जो है वो ट्रोपोब्लास्ट बनानी है, जिन्होंने आगे प्लेसेंटा बनानी है। ट्रोपोब्लास्ट इन्होंने आगे प्लेसेंटा बनानी है। जो इनर सेल्स हैं इन्होंने आपने याद रखना है कि इन्होंने क्या बनाना है, इन्होंने एम्ब्रियो प्रॉपर बनाना है। होप सो आपको क्लीवेज भी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट की कैसे फॉर्मेशन होती है। ओके, अब हम देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो होता है कि मरूला सेल ने जो है वो एंटर होना है कैविटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो फ्लूइड है ना वो इनर मैस ऑफ मरूला, हमने कहा एक आउटर मैस और एक इनर मैस है। इनर मैस के अंदर जो है वो अकोमुलेट होना शुरू होता है उसकी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो सिंगल कैविटी जो है वो इनसाइड डेवलप होना शुरू होती है। जब फ्लूइड इकट्ठा होगा तो वो कैविटी बना देगा। जो कैविटी बनेगी इसको आप कहेंगे ब्लास्टोसील, और जो एम्ब्रियो होगा उसको आप ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। उसके बाद आपने याद रखनी है कि एम्ब्रियो को आपने ब्लास्टोसिस्ट कह देना। उसके बाद इनर सेल मैस को जो आपने कहना है एम्ब्रियोब्लास्ट, और जो आउटर सेल्स हैं उनको आप ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स कहेंगे, ठीक है। अब जोना पेलोसुडा जो है वो डिसअपियर हो जाएगी जब वो जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर होगा, ठीक है, डिसअपियर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो इम्प्लांटेशन है ना वो शुरू हो जाएगी। एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट होना शुरू हो जाएगा। आपकी यूट्राइन कैविटी जो बेसल मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी ऊपर लेयर होती है ना, मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखनी है कि अब इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगी तो सिलेक्टिन और कार्ब्स रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो को स्टार्ट करेंगे। सिलेक्टिन प्लस कार्ब रिसेप्टर अटैचमेंट को स्टार्ट करें। इनके अलावा भी आपके पास जो इंटीग्रिन्स होते हैं वो भी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए
कि इंटीग्रेंस के बाद जो है वो इन्वर्जन किसने करनी, मतलब उसको अंदर धंसाना किसने अटैचमेंट एम्ब्रियो को, वो जो है इन्वर्जन आपके पास जो है वो इंटीग्रेंस ही करेंगे। उसके बाद फाइब्रोनेक्टिन का आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने माइग्रेशन करवानी है। ठीक हो गया। तो ये सारे आपके प्रोसेस हैं ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपने सारे प्रोसेस याद रखने हैं। ओके, तो आपकी ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, एक एंडोमीट्रियम होती है, एक मायोमीट्रियम होती है और एक पेरीमीट्रियम होती है। एंडोमीट्रियम अंदर वाली, मायोमीट्रियम दरमियान वाली और पेरीमीट्रियम जो है सबसे बाहर वाली होती है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जब ओसाइड फर्टिलाइज नहीं होता तो उसकी जो स्पॉन्जी और कम्पैक्ट लेयर है वो दोनों एक्सपेल्ड हो जाती हैं एंडोमीट्रियम की, और जो बेजल लेयर है वो रिमेनिंग रहती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बेजल लेयर जो है वो रहती है रिमेनिंग, और जो फंक्शनल लेयर्स हैं वो स्पॉन्जी लेयर और कम्पैक्ट लेयर है, ये आपने याद रखनी है। होप सो आपको फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट पूरा समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी डायग्राम्स के जरिए भी इसको समझ लेते हैं। तो ये देखें, हम डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहला फेज हमने कहा था कि कोरोना सेल्स को उसने पेनिट्रेट करना है। तो देखें वो कोरोना सेल्स को जो पेनिट्रेट कर रहा है, दूसरे सेल में एक्रोसोमल मेम्ब्रेन रिएक्शन हो रहा है, मतलब एक्रोसोमल रिएक्शन हो रहा है, और जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है वो अपनी सेकंड मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद ओसाइट और स्पर्म की जो है वो सेल मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएंगी। ठीक है, और जो सेल है वो स्पर्म है वो अपनी टेल वगैरह और हेड जो है उसको लूज कर जाएगा पीछे, और जो एंटर होगा वो सिर्फ उसकी बॉडी एंटर होगी। ठीक है, उसके बाद ये आपको उसकी डायग्राम बताई हुई कि स्पर्म की क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्रोसोम होती है, न्यूक्लियस होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ओके, ये देखिए ये सेकंड मेयोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो रही है। उसके बाद फीमेल प्रो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद मेल प्रो न्यूक्लियस की भी फॉर्मेशन हुई, उसके बाद उनके माइटोटिक डिवीजन होना शुरू हुई उनके दरमियान माइटोटिक स्पिंडल की। उसके बाद ये पोल्स अपार्ट होने लग गए। उसके बाद जो है उनके दरमियान जो है वो मेम्ब्रेन बन गई और जो है 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। उसके अलावा ये देखिए आप कि 2 सेल स्टेज है। ठीक है, उसके बाद ये 4 सेल स्टेज पे आ जाएगा, उसके बाद ये मरूला स्टेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मरूला की डेवलपमेंट है और कम्पैक्ट सेल्स हैं। ठीक है, और उनके दरमियान गैप जंक्शन है कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंटेक्ट में है और ये बॉल ऑफ कम्पैक्शन बन गया। इस डायग्राम में आपको ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन दिखाई गई कि ये देखें, ये जो इनर ये ब्लू वाला दिया हुआ है ये आपके पास इनर सेल मैस है। ठीक है, और इसने एम्ब्रियो ब्लास्ट बनाना है, एम्ब्रियो प्रॉपर बनाना है। और जो ये आउटर सेल्स हैं ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, इन्होंने जो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट करवानी है और ट्रोफोब्लास्ट बनानी है। अब ये जो दरमियान में कैविटी बनी हुई है ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड ने अकोमुलेट हुआ था, जिसको आप ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी को आप ब्लास्टोसील भी कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड था इसको आपने फ्लूइड ही कहना है। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना है कि ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी इसका। ठीक है, अब ये देखें, ये आपको दी हुई डायग्राम के इसमें जो है वो यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांट हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट सेलेक्टिंग और इंटीग्रेंस की मतलब से मदद से जो है वो करेगा अकोमोडेट। ठीक है, उसके अलावा जो है वो अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो है पेनिट्रेट हो रहे हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हम सेकंड वीडियो डेवलपमेंट जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।